नमस्कार मित्रों, ज्ञानपुर में आपका स्वागत है। चलते चलते आप इस प्रैक्टिस सेट के तीसरे नंबर पे आ गए हैं, जिस पे हम पिट 2025 जीएस से संबंधित 50 बेहतरीन प्रश्नों का गहन अध्ययन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आपके सिलेबस में पूछा जा रहा है, उसी के आधार पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे भारतीय इतिहास से आपके सिलेबस में 5 प्रश्न पूछे जाने हैं, तो उसी में से देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण या फिर शूद्र? कौन सा वर्ण है जो खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपने चुना है। मुस्कुराकर आप अपना 1 नंबर बढ़ा सकते हैं और लास्ट में आप अपना नंबर कमेंट भी कर सकते हैं कि आपका कितना नंबर आया हुआ है। आंसर हो जाएगा आपका वैश्य। आपको पता है उत्तर वैदिक काल आते आते लगभग 4 वर्णों में ये विभाजित हो गया था। ब्राह्मण जो वेदों के ज्ञाता थे, शिक्षक और धार्मिक कर्मकांडों के विशेषज्ञ माने जाते थे। दूसरे थे क्षत्रिय, योद्धा, शासक और प्रशासक होते थे। तीसरे थे वैश्य, जो व्यापारी, किसान और पशुपालक होते हैं, जो आपके क्वेश्चन का आंसर था। और चौथे थे शूद्र, जो तीनों उच्च वर्णों की सेवा करने वाले होते थे। यानी उत्तर वैदिक काल जो लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, उसमें वर्णों का प्रचलन हो गया था और 4 वर्णों में समाज विभाजित हो गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है सॉरी, महावीर की शिक्षाएं जो लगभग 1500 पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ उपस्थित हैं? यानी महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं, जो दिया गया था 1500 ईसा पूर्व, पूछा गया है कि भाई वर्तमान में वो कहाँ पे स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र, भोपाल मध्य प्रदेश, वल्लभी गुजरात या कोलकाता पश्चिम बंगाल? तो याद रखिएगा, जो वल्लभी गुजरात का क्षेत्र है वो जैन धर्म के लिए भी जाना जाता है। तो यहाँ पे महावीर ने जो शिक्षा दी थी वो सुरक्षित रखा गया है। अच्छा, पूछा जाए कि महावीर ने शिक्षाएं किस पुस्तक में लिखी गई हैं, तो याद रखिएगा उस पुस्तक का नाम है आगम सूत्र। आगम सूत्र नामक पुस्तक में जैन की दीक्षाएं लिखी गई हैं। इसी प्रकार जैन ग्रंथ एक होता है जिसे कहा जाता है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र भी एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन भिक्षुओं के आचार विचार और नियमों का वर्णन किया गया है। तो आगम सूत्र और कल्पसूत्र जो ग्रंथ हैं, ये जैन धर्म से संबंधित हैं। जो आगम सूत्र में महावीर स्वामी की शिक्षाओं को संग्रहित किया गया है, और दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा सी। बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, और देखिएगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ के आंसर देना है। नीचे गए शासकों का सही कालानुक्रम आपको लिखना है। यानी तैमूर, महमूद गजनवी, चंगेज खां या मोहम्मद गौरी? तो जब जब भारत आए थे उसी के हिसाब से हम लिख भी सकते हैं। जैसे तैमूर जो है 1370 ईस्वी में भारत आया। महमूद गजनवी आया 998 ईस्वी में भारत आया। चंगेज खां 1206 ईस्वी में भारत आया। और मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में भारत आया था। तो इसी हिसाब से आप देख लीजिए शासकों का सही कालानुक्रम। यानी सबसे पहले आप देखेंगे सबसे पहले महमूद गजनवी, यानी दूसरा नंबर आपका पहले पे आना चाहिए था। तो ए बी सी डी वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे आप देखेंगे 998 के बाद 1176, यानी 4 नंबर आना चाहिए। तो 2 और 4, 2 और 4, यहाँ 3 आ गया है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद आप 998 के बाद आप देख सकते हैं 1206, 1173 के बाद हो जाएगा 1206, यानी 3 नंबर, यानी चंगेज खां बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए तीसरे का ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, बात करते हैं जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ये बात हो रही है इसमें तुर्क आक्रमण की, कि भारत में जो तुर्क आक्रमण हुआ ये कब से, भारत में जो तुर्क आक्रमण हुआ ये कब से? तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो पहला तुर्क आक्रमण था वो किसने किया, तो याद रखिएगा पहला तुर्क आक्रमण किया था सुबक्तगीन ने। पहला तुर्क आक्रमण किया सुबक्तगीन ने लगभग 987 ईस्वी में, 900। और सुबक्तगीन के बाद आया महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जिसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे आपका आया मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो है 1175 ईस्वी में आया था। 1175। अच्छा, महमूद गजनवी का अगर आपसे पूछ लो तो याद रखिएगा 998 से 1030। महमूद गजनवी जो है वो भारत से धन लूटने के लिए आया था, ना कि साम्राज्य स्थापित करने के लिए। याद रखिएगा महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था, और सबसे फेमस आक्रमण इसका है सोमनाथ मंदिर पर जिन्होंने 16वां आक्रमण किया था।
इसे कहा जाता है सबसे मतलब अधिक लूट इसने किया था। तो 16वीं बार जब इसने आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पे। तो बार बार पूछा जाता है कि किस नंबर का आक्रमण महमूद गजनी में सोमनाथ मंदिर पे किया था, तो याद रखिएगा 16 नंबर का आक्रमण किया था। बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। लिखा है शिवाजी ने 1660 के दशक के हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया। यानी किस रणनीति का उपयोग किया था? वैज्ञानिक, नौसैनिक, गुरिल्ला और सामरिक। याद रखिएगा शिवाजी जो है वो गुरिल्ला पद्धति का प्रयोग करते थे। गुरिल्ला पद्धति होता क्या था? तो याद रखिएगा इस युद्ध में छोटी सैन्य टुकड़ियां होती थी जो शत्रु सेना के पीछे से वार करती थी और आक्रमण करने के बाद बहुत ज़्यादा नुकसान, यानी कम संख्या के सैनिक अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाते थे पीछे से अटैक करके युद्ध के दौरान। उसी को गुरिल्ला पद्धति कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको गुरिल्ला पद्धति समझ में आ गया होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन बहुत ही ब्रांडेड प्रश्न है, ब्रांडेड तरीके से ही आंसर देना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और आसान क्वेश्चन है, आंसर दे सकते हैं आप। 1960, 1963, 1961 या फिर 1962। तो गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई है, यही आपसे पूछा है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। आप 10 सेकंड के लिए खुशी का माहौल बना सकते हैं क्योंकि अब कुछ देर बाद अगला क्वेश्चन आ जाएगा, उस पर ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं गोवा के बारे में। याद रखिएगा गोवा को जब पुर्तगाल से आज़ाद किया गया था तो कौन सा ऑपरेशन चला गया? तो ऑपरेशन विजय चलाया गया। नामक सैन्य अभियान के तहत 19 दिसंबर 1961 को गोवा को मुक्त कराया गया था। यह अभियान भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा चलाया गया था। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा स्वतंत्र हुआ था, जो गोवा की स्वतंत्रता का प्रतीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगले आपका पाठ्यक्रम में है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिससे 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। उन्हीं प्रश्नों का हम गहन अध्ययन करेंगे। पहला ही क्वेश्चन देखिएगा, खूबसूरत प्रश्न है। लिखा क्या है? 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों ने कब बंगाल के नवाब पे पूरा अधिकार कर लिया, बंगाल और बिहार पे, किस युद्ध के दौरान? साड़ीगढ़ का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध या फिर इम्फाल का युद्ध? तो अगर आपने चुना है प्लासी का युद्ध तो बिल्कुल सही है। प्लासी के युद्ध के बाद ये एक निर्णायक साबित हुआ, अंग्रेजों की जीत हुई और अंग्रेजों ने बंगाल और बिहार पे अपना कब्जा बना लिया। आइए देखते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में, और ऑप्शन में जितने भी युद्ध हैं सारे के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को बंगाल के प्लासी जगह कहाँ पे है? बंगाल में हुआ था। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, जबकि नवाब की सेना का नेतृत्व मीर जाफर कर रहे थे। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्णायक जीत हुआ। इसमें भारत ने ब्रिटिश शासन की शुरुआत की या चिन्हित किया। सारीगढ़ का युद्ध देखिएगा ध्यान से। यह जो युद्ध है सारीगढ़ का 12 सितंबर 1857 में लड़ा गया। ब्रिटिश भारतीय सेना और अफगानिस्तान मध्य तिराहा अभियान में लड़ा गया। यह उत्तर पश्चिम प्रांत जो वर्तमान में खैबर पाकिस्तान में स्थित है, इसी में हुआ। इसमें 36 सिख रेजिमेंट की 34 बटालियन के 21,000 सिख थे, जिन पर 12,000 अफगानों ने आक्रमण किया। यानी सारीगढ़ का युद्ध 1857 में। अक्षय कुमार का फिल्म अगर आपने केसरी देखा होगा तो इसी स्टोरी पे बेस है कि 21,000 सैनिकों ने कैसे 12,000 अफगान सैनिकों के साथ लड़ा था। बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी और भारतीय शासक की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना की जीत हुई, जिसमें बंगाल और बिहार पर उनका प्रभुत्व शामिल हो गया। इम्फाल का युद्ध याद रखिएगा, इम्फाल जो आपको मणिपुर में ही पड़ता है। तो 1944 तक भारत मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल के आसपास लड़ी गई एक भीषण लड़ाई थी। यह लड़ाई जापानी सेना और मित्र देशों के सेनाओं के बीच हुई थी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। लिखा है दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो दांडी यात्रा के बारे में, स्वयं सेवक प्रतिदिन 25 मील की यात्रा करते थे। यह 78
स्वयंसेवकों के साथ आरंभ हुआ था। इसका नेतृत्व तो महात्मा गांधी ने किया था। यह यात्रा 24 दिनों तक चली थी। तो ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये कहीं नहीं लिखा है कि भाई रोज रोज 25 मील चलना है, तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाकी का बाकी आपका सही है। आइए देखते हैं दांडी यात्रा के बारे में प्रमुख बिंदु। तो दांडी यात्रा जो है, इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से हुई थी, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी के अनुयायियों 78 अनुयायियों द्वारा 240 मील यानी 386 किलोमीटर चला गया, जिसकी अवधि 24 दिन और गंतव्य क्या था कि दांडी या तटीय गांव तक जाना था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश नमक कानून का उल्लंघन करना, परिणाम ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन था। अगले क्वेश्चन की तरफ 8 नंबर क्वेश्चन है कि पूछा है कि द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसान की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई है। यानी किसने जो है नील दर्पण नामक पुस्तक को लिखा है, जिसमें अंग्रेजों के हाथों द्वारा नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण का वर्णन किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की तो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, आपको पता है, गीतांजलि, बिल्कुल सही है। मुंशी प्रेमचंद का अगर आपसे कोई पूछता है तो बहुत ढेर सारा आप बता सकते हैं कि सरगोदान हो जाएगा, गबन हो जाएगा, ईदगाह हो जाएगा, कफन हो जाएगा, पूस की रात हो जाएगा। और ये जो नील दर्पण है, इसको लिखा है दीनबंधु मित्र जी ने। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी नील दर्पण नामक पुस्तक का जो अध्ययन है या पुस्तक जो लिखा है वो दीनबंधु मित्र ने लिखा है। 9 नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है। उन्हें निर्वासित करके मांडले भेजा गया था। उन्हें आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। वह संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन 1921 में भाग लिया था। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, पूछा है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ये मसौदा समिति के अध्यक्ष नहीं थे। अभी आपसे कोई पूछ ले भाई ये मसौदा समिति क्या होता है, तो याद रखिएगा जो प्रारूप समिति होता है, प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति भी कहा जाता है। और क्या क्या नाम है प्रारूप समिति का, कभी एग्जाम में आ जाए तो प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है, या फिर इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता था। ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। कहीं पूछ ला भाई प्रारूप समिति का गठन कब किया था, तो प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 में हुआ था। तो प्रारूप समिति के सदस्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति को मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। चलिए, AIIC यानी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था। यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उसको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कब प्रस्ताव पारित किया, 8 जनवरी, 18 जुलाई, 8 अगस्त या फिर 15 अगस्त। याद रखिएगा इसको 8 जनवरी 1942 को इसको पारित किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा, यह जब पारित किया गया अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा, तो ये बैठक कहाँ पे हुई थी, आपको ये बताना है बैठक कहाँ हुई। तो याद रखिएगा बैठक जो हुआ था वो बम्बई में हुआ था, जिसे बम्बई अधिवेशन का नाम दिया गया। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया था, तो करो या मरो का इन्होंने नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत बम्बई में कहाँ से हुई, तो बम्बई में एक जगह है ग्वालियर टैंक नामक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं अगले पाठ्यक्रम की तरफ, और आपके अगले पाठ्यक्रम में है भूगोल। भूगोल से भी आपसे 5 प्रश्न ही पूछे जाने हैं, तो इन्हीं 5 प्रश्नों का हम बेहतरीन तरीके से अध्ययन करेंगे। पूछा क्वेश्चन है आपसे, ब्रह्मपुत्र जब भारत के अरुणाचल में प्रवेश करती है तब इसे क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, सांगपो कहा जाता है, लोहित, जमुना या फिर दिहांग। तो याद रखिएगा सांगपो तो इसको चीन में कहा जाता है, चीन कहिए या फिर तिब्बत कह लीजिए। सांगपो इसको चीन या तिब्बत में कहा जाता है। लोहित नदी, जमुना नदी या फिर दिहांग नदी। तो आंसर तो आपका हो जाएगा दिहांग हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है, दिहांग। जमुना जब बांग्लादेश में, चलिए इसका डिटेल ही देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा।
जैसे ये जब चीन में यानी तिब्बत में ये जब रहता है तो तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर तिब्बत में इसे कहा जाता है सांगपो नदी। तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है, सांगपो नदी, जो मानसरोवर झील से निकलती है। यहाँ पे आपको झील एक मिलेगा मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से ही ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और जैसे ही ये असम में पहुँचता है, असम के आसपास पहुँचेगा तो असम में इसे कहा जाता है दिहांग, असम में कहा जाता है इसको दिहांग। और यही नदी जो गंगा इधर से आएगी और ब्रह्मपुत्र इधर से आएगी, जब बांग्लादेश में मिलते हैं तो इस नदी को कह दिया जाता है जमुना। ठीक है, चलिए अरुणाचल प्रदेश में दिहांग हो गया और असम में आते आते ये नाम इसका हो जाता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र आते आते इसका नाम हो जाता है। तो यही आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, लगभग 2900 किलोमीटर की लंबाई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बेहतरीन प्रश्न है और आराम से इसका आंसर देने का प्रयास आपको करना है। पूछा है घास के जो खुले मैदान वेल्ड्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, एशिया में या फिर अमेरिका में। तो घास के जो वेल्ड्स है, वेल्ड्स जो मैदान है, खुले घास के मैदान, ये आपको मिलते हैं अफ्रीका में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपने चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। आइए देखते हैं घास के मैदान के बारे में। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है, कंपास जो है ब्राज़ील में, लानोस जो है वेनेजुएला और कोलंबिया में, पेरेरी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, पंपास अर्जेंटीना में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपजी रूस में, पुस्टाज हंगरी में और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। ये है कुछ घास के मैदान जो विभिन्न देशों में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। पूछा है अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर जो उल्का पिंड है वायुमंडल की किस परत में आके जल जाते हैं, यानी वहाँ पे जलना शुरू हो जाता है और इससे पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं होता है। तो समताप मंडल, बाह्य मंडल, मध्य मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो याद रखिएगा मध्य मंडल में आते आते जो उल्का पिंड है वो ज्वलनशील हो जाते हैं और वो जल जाते हैं वहाँ पे। आइए देखते हैं पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में। तो याद रखिएगा पृथ्वी के वायुमंडल में 5 प्रमुख परतें होती हैं। जो पहला होता है क्षोभ मंडल, इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो पृथ्वी की सतह के सबसे करीब है। यहाँ पर मौसम संबंधित सभी घटनाएं होती हैं, जैसे कि बादल, वर्षा और हवाएं। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि मौसम संबंधित जो घटना होती है किस मंडल में होती है, तो क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल के बारे में, समताप मंडल जो है वो क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित है और इसमें ओजोन परत पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भाई ओजोन परत समताप मंडल है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रहता है। मध्य मंडल समताप मंडल के ऊपर स्थित है और यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यहाँ तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है। तापमंडल मध्य मंडल के ऊपर स्थित है और इसमें तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है और यह सूर्य के प्रकाश से बहुत अधिक प्रभावित होती है। बहिर्मंडल 5 नंबर, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। यहाँ हवा जो है वो बहुत पतली होती है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है मासिनराम जो मेघालय में स्थित है के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? दुनिया में अत्यधिक ठंड के लिए, दुनिया में उच्चतम तापमान के लिए, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा के लिए या दुनिया में सर्वाधिक हिमपात के लिए। तो मासिनराम अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे मेघालय में। और कभी कभी पूछ लेता है किस पहाड़ी पे स्थित है, तो याद रखिएगा खासी पहाड़ी पे स्थित है। सॉरी, खासी पहाड़ी पे स्थित है। और ये किसके लिए जाना जाता है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश, सर्वाधिक वर्षा जो है मेघालय के मासिनराम में होती है। तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है दोनों गोलार्धों पर समान यानी दिन और रात इस दिन होते हैं, इन दिनों होते हैं, यानी दोनों गोलार्धों पर दिन और रात समान कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध पे 21 मार्च को और दक्षिण गोलार्ध पे 23 दिसंबर को। यानी 21 मार्च और 23 दिसंबर को क्या होता है, दोनों एक गोलार्ध पे 21 मार्च को दिन और रात बराबर होता है और एक गोलार्ध पे 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। अगला पाठ्यक्रम है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 5 प्रश्न ही पूछे जाने हैं। इसमें पहला प्रश्न आ जाएगा, निम्न में से कौन सा शुल्क कर भारत में जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? आयकर, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। यानी कौन सा ऐसा कर है जो जीएसटी में शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा आयकर को अभी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।
अच्छा, और कौन कौन सा ऐसा कर है जो जीएसटी से बाहर है? तो याद रखिए, पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता है, डीजल पे जीएसटी नहीं लगता है, डीजल पे, या फिर जो स्टाम्प शुल्क होता है उस पे जीएसटी नहीं लगता है, और जो शराब होता है उस पे, यानी ये जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है, ये जीएसटी कर के दायरे से क्या है? बाहर है। आयकर, पेट्रोल, डीजल, स्टाम्प और शराब। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में हरित क्रांति की विशेषता है? पिछले 2 वीडियो में आपने अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हरित क्रांति का पूरा डिटेल पढ़ लिया है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति के विश्व स्तर पे जनक नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे, भारत में जनक MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। यहाँ पे HYB यानी हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों का प्रयोग किया गया था। ये पिछले 2 वीडियो में आपने पूरा उसका डिटेल देख लिया है। यहाँ पे पूछा है कि भारत में हरित क्रांति की क्या विशेषता है? कुक्कुट पालन उत्पादों की नियमित और सुनिश्चित आपूर्ति, सेब की मात्रा में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में सदस्यों की गुणवत्तापूर्ण दूध का संग्रहण, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग। तो हरित क्रांति आपको पता है कि भाई ये कृषि उत्पाद से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी आप चुन सकते हैं, और बिल्कुल आपने चुना होगा और एक नंबर आपने बढ़ाया होगा। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं है, यानी तीसरे से संबंधित नहीं है? यानी 3 क्षेत्र होते हैं, आपको पता है भाई, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और फिर तृतीय। चलिए थोड़ा सा इसका अध्ययन कर लेते हैं हम। प्रथम क्षेत्र जो है तो कहेंगे सर प्रथम किससे संबंधित है? तो कृषि संबंधित, वानिकी, मत्स्य और जो खनन होता है वो प्रथम से है, निर्माण से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित, विनिर्माण जो होता है वो द्वितीय क्षेत्र से है। तृतीय क्षेत्र में सर कहेंगे, तृतीय क्षेत्र में व्यापार हो जाएगा, परिवहन, संचार, वित्तीय सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, या फिर स्वास्थ्य और देखभाल, ये किससे संबंधित है? तो तीसरे से। पूछा तीसरे से नहीं है तो संचार तीसरे से ही है, परिवहन भी तीसरे से है, बैंकिंग भी यानी वित्तीय सेवा में आ जाएगा तीसरे से, लेकिन चीनी मिल आपको मिलेगा द्वितीय में, क्योंकि निर्माण और ऊर्जा या फिर उद्योग से संबंधित द्वितीय क्षेत्र होता है, यानी 18 का आंसर हो जाएगा डी। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? आर्थिक उदारीकरण का मतलब ये हुआ कि एक प्रकार समझिए कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कब अपनाया गया था? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है, 1991 में। कब अपनाया? तो भाई डेट याद रखना है, 24 जुलाई 1991 को। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि 1991 में, तो आप अभी हमने बताया कि आर्थिक उदारीकरण के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया था। अगर अब आपसे पूछता है कि इस समय जब मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया तो उस समय प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो याद रखिएगा, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। और कभी कभी पूछ लेता है वित्त मंत्री कौन था इस समय, वित्त मंत्री कौन था? तो याद रखिएगा वित्त मंत्री थे नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव क्या थे? वित्त मंत्री। यानी भारत ने आर्थिक उदारीकरण यानी मिश्रित व्यवस्था को 24 जुलाई 1991 को अपनाया था, जिस समय PM मनमोहन सिंह थे और वित्त मंत्री नरसिम्हा राव जी थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? बताइए भाई। राष्ट्रीय आय नीति आयोग के द्वारा, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कारण। किसकी गणना करना है? तो राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की गणना तो बिल्कुल सही है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई जो राष्ट्रीय आय है इसकी स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है। और राष्ट्रीय आय का मुख्यालय अगर आपसे पूछ लेता है इसका मुख्यालय कहाँ पे, ये बताना है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो हुई वो 2 मई 1951 को हुई थी, जिसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा, नई दिल्ली में मिलेगा। चलिए अगले पाठ्यक्रम में आपका भारतीय
संविधान एवं लोक शासन पॉलिटी से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। उसी में आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यानी भारतीय संविधान को उधारों की थैली कहा जाता है, क्योंकि किसी न किसी देश के संविधान से कुछ न कुछ लिया गया है। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो स्वतंत्रता था या फिर समानता बंधुत्व सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस, आयरलैंड, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो याद रखिएगा, ये जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है ये फ्रांस से लिया गया है। तो यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं भारतीय संविधान में क्या क्या कहाँ से लिया गया है। यानी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है, तो संघीय प्रणाली, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका और आपातकालीन प्रावधान जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया और एकल नागरिकता, थोड़ा याद रखिएगा, ये जो प्रावधान है वो ब्रिटिश संविधान से है। अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से राज्य निषेध निदांत, डीपीएसपी, राज्य राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, इसको याद रखिएगा, जो नामांकन होता है, ऐसे प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसी प्रकार आपसे पूछ ले भाई कनाडाई संविधान से कौन कौन सा लिया गया है, तो याद रखिएगा, संघीय प्रणाली, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति जैसे प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, तो कनाडा। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या, समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य सांस्कृतिक संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक जैसे प्रावधान लिए गए हैं। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और जैसे प्रावधान लिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यानी 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 22 नंबर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के एक प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है? 60 वर्ष, 65 वर्ष, 67 वर्ष या फिर 62 वर्ष? तो कितने आयु तक रह सकता है यही आपको बताना है। जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु 65 वर्ष है। अगर आपसे न्यूनतम पूछ सकता है तो न्यूनतम आयु दिया ही नहीं है, न्यूनतम कितना भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम कितना हो जाएगा? 65। आगे देखते हैं, भारत के संविधान 73वें संशोधन में ग्राम सभा के अनिवार्य निर्माण का प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा किससे बनी होती है? बहुत ही ब्रांडेड प्रश्न है और एक एक ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि पहला ऑप्शन पढ़िए और खुश होकर पहले ही लगा दीजिए, बाद में दुखी होना पड़ सकता है। देखिए, पंचायत क्षेत्र में मतदान के रूप में पंजीकृत, यहाँ तक तो सही है, सभी वरिष्ठ नागरिक लिखा हुआ है। आगे ऑप्शन देखते हैं। पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी पुरुष सदस्य, पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क सदस्य और पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं के रूप में पंजीकृत वयस्क सदस्य। तो वरिष्ठ सदस्य नहीं भाई, जितने भी वयस्क होते हैं मतदाता के रूप में पंजीकृत, इन्हीं से मिलके ग्राम सभा का निर्माण होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन पूछा है, मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध भारतीय संविधान के अंतर्गत निहित है। यानी जो मानव दुर्व्यापार है, यानी मानव देह का व्यापार करना, किस अनुच्छेद में उसको प्रतिषेध किया गया है? अनुच्छेद 21, 22 या फिर 24 या फिर 23? तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 23। अच्छा, अनुच्छेद 23 आपसे पूछा जाए किस भाग में है, तो आप कहेंगे भाग 3। और भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जिसमें आपको मिलता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस किस अनुच्छेद में है? तो 23 और 24 में। 23 में मानव दुर्व्यापार और 24 आपने पढ़ा है पीछे, बालाश्रम से संबंधित है। यानी 14 वर्ष से जो कम के आयु के बच्चे होते हैं उनको आप कारखानों में काम नहीं करवा सकते हैं। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूछा है,
भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस संविधान में उल्लिखित है? यानी भारत में जो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है वो किस संविधान में है? तो अनुच्छेद 61 में क्या हो जाएगा? महाभियोग की प्रक्रिया। अच्छा, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रश्न बता दीजिए। यानी राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न बता दीजिए कि जैसे अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है, इसी प्रकार अनुच्छेद 53 में क्या है, इसी प्रकार अनुच्छेद 54 में क्या है। थोड़ा थोड़ा सारा यहाँ पे अध्ययन हम लोग कर लेंगे। इसी प्रकार अनुच्छेद 55 में क्या है, अनुच्छेद 56 में क्या है, या फिर अनुच्छेद 57 में क्या है, अनुच्छेद 58 में क्या है, अनुच्छेद 59 में क्या है, और अनुच्छेद 60 में क्या है। यहाँ तक तो चलिए बता ही सकते हैं। तो अगर पूछा जाए राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 53 में क्या है कि राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का उच्च होता है और इसके लिए एक मंत्रिपरिषद बनाया जाता है जो इसकी सहायता करेगा। अनुच्छेद 54 में क्या है भाई, तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय होता है, यानी चुनाव का तरीका क्या है, तो चुनाव का तरीका आपका 55 में है। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 57 में है कि एक से अधिक बार भी, यानी जो राष्ट्रपति है एक से अधिक बार, यानी एक बार चुनाव लड़ा है उससे अगली बार भी वो चुनाव लड़ सकता है। अनुच्छेद 58 में इसकी योग्यता के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी योग्यता रहेगी कि वो अपना पद धारण कर सकता है। अनुच्छेद 59 में क्या है, तो राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता हो या सदस्य होना चाहिए। और अनुच्छेद 60 में क्या है, तो इसके शपथ के बारे में है। और अनुच्छेद 61 में आपको लिखा गया है महाभियोग प्रक्रिया के बारे में। तो ये था पूरा का पूरा राष्ट्रपति के बारे में। चलिए बढ़ते हैं। अगले पाठ्यक्रम में आपका है सामान्य विज्ञान, जिससे 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। एक वस्तु जब स्थिर है तब वह स्थिर रहेगी और यदि वह गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। यह न्यूटन का कौन सा नियम कहता है भाई? तो याद रखिएगा, प्रथम नियम जिसे कौन सा नियम कहा जाता है, तो कहेंगे सर जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गति में है तो गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है टीवी रिमोट कंट्रोल? अल्ट्रासोनिक तरंगे, लेजर तकनीक, ब्लूटूथ तकनीक या इंफ्रारेड तकनीक। याद रखिएगा, जो इंफ्रारेड तरंगे हैं इस पे ही काम करता है आपका टीवी रिमोट। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है भाई कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चलिए पूरा देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में। नाम बता दीजिए भाई, तो कहेंगे सर इसकी खोज किया था जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज 1920 में हुई थी, जिसकी खोज किसने किया? तो कहेंगे सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुआ था और किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि न्यूट्रॉन की खोज, तो जेम्स चैडविक यानी जे चैडविक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 का। चलिए, बहुत ही फेमस प्रश्न है, छोटा सा और घातक प्रश्न है, लेकिन ध्यान से इसको पढ़ना है। एक बार पढ़ लीजिए, कई एग्जामों में पूछा गया है। पूछा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो शुष्क बर्फ, कोयला, प्रतिशत या फिर कोक। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। बस इसको याद रख लेना है। क्वेश्चन घातक साबित हो सकता है अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि बहुत से एग्जाम में ये पूछ चुका है। तो 29 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है भाई आपसे कि राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है? तो अगर कोई पूछा कि विटामिन सी को क्या कहा जाता है, तो विटामिन सी को भाई एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। अगर विटामिन ए के बारे में पूछा गया तो आप कहेंगे सर विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? तो विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहा जाता है। तो इसी प्रकार राइबोफ्लेविन किसका नाम है? तो विटामिन B2 का नाम है। B1 को थायमिन कहा जाता है, B2 को यहाँ पे लिखा है राइबोफ्लेविन कहा जाता है, B3 को नियासिन कहा जाता है, B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है,
B6 को पाइराडाक्सिन कहा जाता है, B7 को बायोटीन कहा जाता है। इसी प्रकार B9 को फोलिक एसिड और B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। विटामिन ई को टोकोफेराल और विटामिन के को फाइलोकोलोनिन कहा जाता है। ये था आपका पूरा विटामिन का डिटेल। बढ़ते हैं अगले पाठ्यक्रम में। अगर अगले पाठ्यक्रम में सामान्य जागरूकता, जिससे आपसे कितने प्रश्न पूछे जाने हैं, 10 प्रश्न याद रखिएगा। 10 प्रश्न सामान्य जागरूकता का और बेहतरीन प्रश्न पूछेंगे। आपके एग्जाम में पूछा है कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं, तो यानी कितने राज्य नेपाल से हम मिले हैं भाई? 8 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य या 5 राज्य। तो नेपाल से याद रखिएगा 5 राज्य जुड़े हैं। चलिए राज्यों से संबंधित जो देशों की सीमाएं लगते हैं उसका कन्फ्यूजन आज दूर ही कर देते हैं। याद रखिएगा भारत की सीमा 7 देश पाकिस्तान, चीन नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान से याद रखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिले हुए हैं। चीन से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान से असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। नेपाल से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और एक बात नोट रखिएगा, अफगानिस्तान से जो है पाक अधिकृत कश्मीर जुड़ी हुई है। 106 किलोमीटर की सीमा पिछले में आपको बताया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा है, भारतीय इतिहास में किस दिन स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो स्वराज दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाते हैं भाई? 15 अगस्त 1947, ये तो आज़ादी की बात हो गई। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1930, 14 अगस्त 1947। तो कौन सा स्वराज दिवस मनाते हैं? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को ही क्या मनाया जाता है? स्वराज दिवस। ऐसा क्यों? जब 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, तो उन्होंने ये लक्ष्य निर्धारित किया था कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। और इसे ही आगे चल के स्वतंत्रता नहीं मिली, लेकिन आगे चल के इसे क्या मनाया गया? तो इसे स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया 26 जनवरी 1930 को, यानी 32 का आंसर ठीक हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महाभारत में उल्लेखित जो कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र है, ये किसके निकट स्थित है? यानी सिंपल में कह सकते हैं कि कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा हरियाणा में एक शहर है अंबाला शहर, यानी ये अंबाला शहर अगर पूछा जाए ये कहाँ है, तो आप कहेंगे सर ये तो हरियाणा में है, यानी कुरुक्षेत्र आपको मिल जाएगा हरियाणा में। 34 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, ब्रांडेड प्रश्न है। पुष्कर मेला किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? यानी पुष्कर मेला कहाँ होता है भाई? राजस्थान में, सिक्किम में, असम में या फिर बिहार में? तो प्रतिवर्ष पुष्कर मेला बेहतरीन मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? तो याद रखिएगा ये राजस्थान में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूछा है कि निम्नलिखित में से आसियान के संस्थापक देशों में से एक नहीं है। भारत, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया तो मिलेंगे ही नहीं आपको। याद रखिएगा मलेशिया जो है वो आसियान के बारे में एक संस्थापक देशों में था। आइए आसियान से संबंधित पूरा का पूरा कन्फ्यूजन आपका दूर करते हैं। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका हिंदी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, यानी जो दक्षिण और पूर्व में जो देश है उन राष्ट्रों का संगठन क्या कहलाता है? एशियान। जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई, जिसमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर शामिल थे। अच्छा, स्थापना तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई, लेकिन इसका सचिवालय कहाँ है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय है। इसका आदर्श वाक्य वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। आसियान में कुल कितने देश हैं? तो 9 देश हैं। याद करने का ट्रिक चलिए बता देते हैं। एशियन के सीएम का सिम और बीपीएल टीवी खो गया, तो सीएम सिम और बीपीएल टीवी। सी से कंबोडिया, एम से म्यांमार, एस से सिंगापुर, आई से इंडोनेशिया, एम से मलेशिया, बी से ब्रुनेई, पी से फिलीपींस, एल से लाओस और टी से थाईलैंड। तो ये था एशियन का पूरा डिटेल। कहीं से भी अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा आप बता सकते हैं। 36 नंबर दिलीप ट्रॉफी भारत में आयोजित प्रथम श्रेणी का टूर्नामेंट है। तो किससे संबंधित है दिलीप ट्रॉफी? यही आपसे पूछा है। टेनिस से, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल? तो याद रखिएगा दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो सर कहेंगे आप दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। 37 नंबर क्वेश्चन 37 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। पूछा है निम्नलिखित
में से अंटार्कटिका पर प्रथम भारतीय स्टेशन कौन सा था? अंटार्कटिका पे प्रथम भारतीय स्टेशन पूछा है। हालांकि वर्तमान में यह बर्फ से ढक चुका है, लेकिन पहला किया गया था। तो अंटार्कटिका में नाम क्या है उसका? तो याद रखिएगा, नाम हो जाएगा दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री याद रखिएगा 1981 में स्थापित किया गया था, और वर्तमान में यह जो है बर्फ से ढक गया है। यानी इसको इस्तेमाल करने के लिए 1988 में अंटार्कटिका में पहले रिसर्च स्टेशन, जिसका नाम क्या था, मैत्री, की स्थापना की गई थी। मैत्री 1988 में। और फिर आगे चल के हिमाद्री नामक रिसर्च स्टेशन स्थापित किया गया था 2012 में। तो यानी दक्षिण गंगोत्री के पास दो स्टेशन मिलेंगे आपको रिसर्च, एक मैत्री और एक हिमाद्री। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक आत्मकथात्मक कार्य है जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक पाठ्यक्रम पुस्तक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यानी कुल मिला जुला के पूछा है, इसमें से कौन सा एक ऐसा बुक है जिसके राइटर भीमराव अंबेडकर हैं, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है? तो वीजा की प्रतीक्षा है, वेटिंग फॉर वीजा, ये था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक। 39 नंबर। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो अमर्त्य सेन एक भारतीय हैं जिसको नोबेल दिया गया था। तो कब दिया गया था? तो 1998 में इन्हें नोबेल का पुरस्कार मिला। आइए देखते हैं कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार अब तक दिया जा चुका है। तो पहला रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर को। और कब दिया गया? तो 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, और गीतांजलि रचना के लिए दिया गया था। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में भौतिकी के लिए, गोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के लिए, मदर टेरेसा को 1989 में शांति के लिए प्रथम भारतीय महिला जिन्हें नोबेल मिला है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भारतीय के लिए। अमर्त्य सेन, जो आपके क्वेश्चन का आंसर था, 1998 अर्थशास्त्र में। वेंकट रमन रामाकृष्ण 2009 रसायन में। कैलाश सत्यार्थी 2014 शांति का पुरस्कार। और अभिजीत बनर्जी 2009 अर्थशास्त्र। यानी इतने भारतीय हैं जिन्हें अभी तक नोबेल पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन पूछेगा कब मिला, किस क्षेत्र में मिला है, इसको बस ध्यान रखिएगा। 40 नंबर। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम पूछा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो श्री मावे भंडार नायके जो है वो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो हो जाएगा सुचिता कृपलानी। कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश, 1967 के दौरान बनी थी। और उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री श्रीमती मायावती हो जाएगा। चलिए अगला है समसामयिकी, यानी आपसे करंट अफेयर से 10 प्रश्न पूछे जाने हैं, और इन्हीं 10 प्रश्नों का ध्यान से देखिएगा। पूछा है किस राज्य में सरदार पटेल आर्थिक योजना के अंतर्गत सभी जनपद के प्रत्येक परिवार को कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा? यानी सरदार पटेल आर्थिक योजना कौन सा राज्य चला रहा है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर यूपी? तो सरदार पटेल आर्थिक योजना ये चला रहा है आपका उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न पे आइए। ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूनिसेफ किस प्लेटफॉर्म ने ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? यानी इन दोनों के बीच किस प्लेटफॉर्म पे हस्ताक्षर किया गया है? युवा सुरक्षा बल या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा आपका युवा प्लेटफॉर्म। युवा प्लेटफॉर्म पे इसको इन दोनों ने साइन किया हुआ है। 43 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? यानी जो राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन है जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया है, ये कहाँ पर किया गया है? पटना, इंदौर, नागपुर या फिर नई दिल्ली? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में ही राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। 44 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लखपति बाई देओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? यानी ये कार्यक्रम है जिसका नाम है लखपति बाई देओ। किस राज्य सरकार द्वारा? मणिपुर, असम, उड़ीसा या फिर नागालैंड? तो याद रखिएगा असम की सरकार द्वारा जो होता है वो लखपति बाई देओ योजना शुरू की गई है। 45 नंबर प्रश्न पे आइए। क्वेश्चन पूछा है आपसे निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2025 का शुभारंभ किया है? किस राज्य सरकार ने किया है? मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर पंजाब? तो स्कूल चले
हम अभियान 2025 ये शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। करंट अफेयर क्वेश्चन आपके लिए वैसे भी अगर आ रहा है तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, नहीं तो आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने वर्षों में 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है? 6 वर्ष, 15 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 5 वर्ष? याद रखिएगा, 8 वर्ष में लगभग 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। 27 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर प्रत्येक सभी मंडलों पर एकीकृत कार्यालय बनाने का निर्णय लिया है? तो कहाँ, कौन से सरकार ने लिया है भाई? याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया हुआ है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पूछा है, संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में मातृ मृत्यु के मामले में भारत के विश्व स्तर पे कौन सा स्थान रखा गया है? यानी जो मातृ मृत्यु होता है, भारत किस स्थान पे है? तो याद रखिएगा, दूसरे स्थान पे। अच्छा, पहले स्थान पे कौन है? थोड़ा सा इज्जत बचा हुआ है कि पहले स्थान पे कौन है, तो नाइजीरिया है भाई। नाइजीरिया एक अफ्रीकन देश है, वो पहले स्थान पे है। आइए 49 नंबर क्वेश्चन पे, उत्तर प्रदेश के टॉप 25 जिलों की रैंकिंग ग्रेड ए हासिल करने वाली शीर्ष 3 ग्राम पंचायत इनमें से कहाँ से है भाई? जो तीनों की तीनों ग्राम पंचायत है, तो अभी अभी लखनऊ को सबसे तीसरे नंबर का स्वच्छ शहर भी बोला गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? लखनऊ हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, हर एक सीरीज में पेट 2025 जीएस के जो बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं उसका यहाँ पे गहन अध्ययन कराया जाएगा, और ये आपके एग्जाम के लिए बूस्टर साबित हो सकता है, क्योंकि आपको ऐसी आदत लगनी चाहिए कि किस सिलेबस से कितना क्वेश्चन आपसे पूछेगा और किस आधार पे आपके सामने आएंगे। तो इस चैनल पे इसी के माध्यम से 6 से 7 जो आपका एग्ज़ाम का डेट है, तब तक आपको एकदम बेहतरीन सितंबर तक अध्ययन कराया जाएगा। तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज अर्धशतक के प्रश्न की तरफ, यानी 50वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? भारत की जल के भीतर परमाणु क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से नौसैनिक परियोजना INS वर्षा किस वर्ष तक बनकर तैयार हो जाएगा? तो 2030, 2028, 2026 या फिर 2025? तो IN वर्षा कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? तो 2026। अगर ऑप्शन सी चुना है तो आप नंबर बढ़ा सकते हैं। अब किसका कितना क्वेश्चन सही हुआ वो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये थे आज के 50 बेहतरीन प्रश्न। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।